नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टैटिक्स IQ में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज के इस सेशन में हम बात कर रहे हैं सामान्य ज्ञान। जी हाँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की रिगार्डिंग सामान्य ज्ञान का आज ये सेशन होने वाला है। सामान्य ज्ञान के अंदर हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दिल्ली सल्तनत। तो दोस्तों, आपने पिछली भी जितनी भी तमाम एग्जामें देखी हैं जो एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, उन सभी में दिल्ली सल्तनत से काफी क्वेश्चन देखे जाते हैं। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत से काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखे जाते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के यहाँ पे 100+ क्वेश्चन, जी हाँ 100+ PYQ क्वेश्चन के ऊपर हम यहाँ पे विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके और आपने जो सपना देख रखा है 2023 में वर्दी पाने का, वह आपका सपना साकार हो सके। तो चलिए, बिना समय खराब करते हुए आज की शानदार सेशन का आगाज करते हैं और बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन है यहाँ का गजनी के मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद बिन कासिम। तो दोस्तों, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। मोहम्मद बिन कासिम ही है जो कि 712 ईस्वी में, जी हाँ 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। और साथ ही दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी भी यही है। जी हाँ, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? तो एग्जामिनर यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप करता है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है। तो दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम है जो कि 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहले यूरोपीय किला बनवाया था। तो पहला यूरोपीय किला किसने बनवाया है? पुर्तगाली, फ्रेंच, ब्रिटिश, डच। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। पुर्तगालियों ने ही 1503 ईस्वी में, जी हाँ 1503 ईस्वी में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था और जिसका नाम है फोर्ट इमैनुअल। जी हाँ, जिसे फोर्ट इमैनुअल कहा जाता है। तो यह नाम भी आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर यहाँ से आपके क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि जो भारत में पहला यूरोपीय किला बना है उसका नाम क्या है। तो इमैनुअल है जो कि उसका नाम है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तबकत-ए-नासिरी पुस्तक के लेखक हैं। जो तबकत-ए-नासिरी पुस्तक है वह उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी और अल बरूनी। तो दोस्तों, तबकत-ए-नासिरी पुस्तक है वह मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करें तो अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने अपने भरोसेमंद रईसों को तुर्कान-ए-चहलगामी के नाम से जानी जाने वाला 40 के समूह में संगठित किया है। तो दोस्तों, तुर्कान-ए-चहलगामी किसके द्वारा यहाँ पे लागू किया गया? तो दोस्तों, तुर्कान-ए-चहलगामी का एक अन्य नाम और है जिसे दल चालीसा भी कहा जाता है। जी हाँ, दल चालीसा भी जिसे कहा जाता है। तो दल चालीसा की संगठित किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से राइट होने वाला है। इल्तुतमिश है, उन्होंने ही अपने भरोसेमंद 40 तुर्कों का ऐसा समूह बनाया जिसे दल चालीसा कहा जाता है। जी हाँ, जिसे दल चालीसा कहा जाता है। दल चालीसा का अन्य नाम दोस्तों जो तुर्कान-ए-चहलगामी है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में हराया था। तो दोस्तों, तराइन के पहला युद्ध से क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसे हराया था? बलवंत, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनी, इल्तुतमिश। तो हम बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध होता है वह 1191 के अंदर होता है। जी हाँ, 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जी हाँ गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान के मध्य वह यह युद्ध होता है। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। तो और यहाँ पे चौहान की इस युद्ध में विजयी होती है। तो पहले युद्ध से क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसे हराया था? तो दोस्तों, मोहम्मद गोरी को। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। तो दोस्तों, आपको तराइन का प्रथम युद्ध से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको तराइन के द्वितीय युद्ध से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में होता है और यह युद्ध भी गोरी और चौहान के मध्य होता है। लेकिन इसमें दोस्तों जो मोहम्मद गोरी है, गोरी की यहाँ पे विजयी होती है और चौहान को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है। तो 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। यह फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है,
दिल्ली का दूसरा शहर सीरी किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दिल्ली का जो दूसरा शहर सीरी है किसके द्वारा बनवाया गया है? ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और शेर शाह सूरी। तो जो दूसरे शहर के रूप में सल्तनत जो शासक अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजधानी की दिल्ली में ही दूसरे नगर के रूप में सीरी, जो कि आज की सीरी कोट के बाढ़ बंदी कराई थी, तो वह दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाई गई थी। तो ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो आक्रमण से सुरक्षा के लिए, जी हाँ, मंगोलों से आक्रमण से सुरक्षा के लिए जो मंगोल शासक थे उन मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए इस किले का निर्माण करवाया गया या इस शहर का निर्माण करवाया गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी है, जी हाँ, गजनी नहीं है, ये गजनवी है, जी हाँ, गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया है, जी हाँ, 17 बार आक्रमण किया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। और मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया और महमूद गजनवी है जो अफगानिस्तान में गजनवी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। तो ये दोस्तों जो गजनवी है ये अफगानिस्तान का ये शासक था और ये भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण करता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करें तो अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तोमर राजपूतों के अधीन पहला शहर कौन सा था? जो तोमर राजपूत है उनके अधीन पहला शहर कौन सा था और उनके साम्राज्य की राजधानी बनी? ऑप्शन है दिल्ली, पाटलिपुत्र, कोलकाता और तक्षशिला। तो यहाँ पे जो दोस्तों जो तोमर राजपूत है उनका पहला शहर दिल्ली है और यही दोस्तों उनकी राजधानी हुआ करती थी। और साथ ही हम बात करते हैं जो तोमर नरेश अनंगपाल ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। तो दोस्तों यदि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे बात करते हैं तोमर नरेश अनंगपाल के द्वारा। जी हाँ, तोमर नरेश अनंगपाल ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। तो ये दोस्तों ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी। तो तोमर नरेश अनंगपाल ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं खिलजी वंश ने दिल्ली पर शासन कब किया था? तो दोस्तों यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, जी हाँ, दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जो शासन करते हैं वह वंश है गुलाम वंश। जी हाँ, वह वंश है गुलाम वंश। फिर उसके बाद में जो शासन करता है वह खिलजी वंश है। जी हाँ, उसके बाद में खिलजी आते हैं। खिलजी के बाद में दोस्तों तुगलक आते हैं। जी हाँ, तुगलक आते हैं। तुगलक के बाद में शेद वंश आते हैं। शेद वंश के बाद में दोस्तों लोधी वंश आता है और लोधी वंश के बाद में दोस्तों जो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी होता है उसे हराकर दोस्तों यहाँ पे बाबर आता है और बाबर ने दोस्तों मुगल काल की यहाँ पे स्थापना की थी। तो हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत में तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश यहाँ पे शासन करता है। खिलजी वंश यहाँ पे शासन करता है वह 1290 से 1320 ईस्वी तक वह खिलजी वंश शासन करता है। और फिर तुगलक वंश आता है और गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की और 1320 से लेकर दोस्तों ये 1414 तक ये है यहाँ पे इसकी यहाँ पर शासन करते हैं। 1414 ईस्वी में जो खिज्र खां के द्वारा शेद वंश की स्थापना की जाती है और 1451 तक शेद वंश शासन करता है। 1451 में दोस्तों यहाँ पे जो लोधी वंश की स्थापना होती है और 1526 में दोस्तों जो पानीपत का युद्ध होता है उसमें दोस्तों बाबर के द्वारा इब्राहिम लोधी को हराया जाता है और यहाँ पे मुगल काल की स्थापना की जाती है। तो दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत के तमाम यहाँ पे वंश हुए हैं, राजवंश हुए हैं, उन सभी का यहाँ पे जो शासन काल है वह आप सभी के सामने है। तो एग्जामिनर यहाँ से जो भी वंश से यहाँ पे शासन से आपको क्वेश्चन पुटअप करता है तो आपका राइट यहाँ से आंसर होना चाहिए। तो खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? ऑप्शन है खिलजी वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश। तो दोस्तों हम बात कर चुके हैं दिल्ली सल्तनत में जो शासन करने वाला पहला जो मुस्लिम वंश था वह गुलाम वंश था। जी हाँ, गुलाम वंश था। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर बी राइट होता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है, गुलाम वंश। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश गुलाम राजवंश है और जिसे दोस्तों इस जो गुलाम राजवंश है इसका अन्य उपनाम भी है वह आपको पता होना चाहिए। इसे इलबरी वंश भी कहा जाता है। एग्जामिनर आपसे यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों पूछ सकता है कि इलबरी राजवंश से कब शासन किया करता था और इसका दोस्तों दास वंश भी इसे कहा जाता है। जी हाँ, इसका अन्य नाम दास वंश भी है
और इसे दोस्तों मामलुक वंश भी कहा जाता है। जी हाँ, मामलुक वंश भी इसे ही कहा जाता है, मामलुक वंश। तो आप देख पा रहे हैं कि जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश के अन्य नाम है जो इलबरी वंश है, दास वंश है, मामलुक वंश है, ये समस्त नाम गुलाम वंश के हैं। और इस राजवंश का प्रथम शासक मोहम्मद गोरी का तुर्की गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो दोस्तों जो इसके संस्थापक की बात करते हैं तो इस वंश के संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक है। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक है जो कि मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। तो यहाँ से दोस्तों गुलाम वंश जो कि प्रथम जो मुस्लिम राजवंश है, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तैमूर द्वारा किस ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है? तो दोस्तों तुगलक जो साम्राज्य के अंत के रूप में जब तैमूर ने आक्रमण किया था तो वह किस वर्ष में किया था? तो तैमूर जो है उन्होंने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो दोस्तों जो दिल्ली पर किए गए आक्रमण है जो कि तुगलक वंश के साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। हम बात करते हैं तैमूर के बारे में। तो तैमूर लगभग 14वीं शताब्दी का एक शासक था जिसने महान तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। और 1 अप्रैल 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारी सेना लेकर समरकंद से भारत के लिए रवाना हुआ। फिर उसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिल्ली में 5 दिनों तक भयानक लूटपाट और कत्लेआम किया। और इस आक्रमण के फलस्वरूप तुगलक जो सुल्तान महमूद के शासन का अंत हो गया। तो 1398 ईस्वी में दोस्तों उन्होंने आक्रमण किया था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करें, किस राज्य के चौहानों के द्वारा 12वीं सदी के मध्य में तोमर राजपूत की हार हुई थी? तो किस राज्य के चौहानों के द्वारा यहाँ पे हार होती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट होता है जो कि अजमेर है। तो अजमेर राज्य के चौहानों के द्वारा 12वीं सदी के मध्य तोमर राजपूत की हार होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के पहले सैयद शासक थे? तो दिल्ली के पहले सैयद शासक कौन थे? या दोस्तों इस प्रकार भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, सैयद वंश के फाउंडर, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो सैयद वंश के संस्थापक है वह खिज्र खां है। जी हाँ, खिज्र खां है जो कि सैयद वंश के संस्थापक है। तो दोस्तों यह जो सैयद वंश के पहले शासक भी यही होने वाले हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। बात करते हैं कि सल्तनत काल में जो शिया वंश आता है वह सैयद वंश है। और जो खिज्र खां है दिल्ली पर शासन करने वाले पहले शासक थे जो कि स्वयं को सुल्तान ने मानकर रैयत आला की उपाधि धारण करते थे। और दोस्तों खिज्र खां ही है जो कि सैयद वंश के संस्थापक है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ की दक्षिणी तट पर हमला किया जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर व उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा था? तो दोस्तों जो सोमनाथ मंदिर की लूट किसने की थी? तो दोस्तों हम बात करते हैं मोहम्मद गजनवी की। तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया और इन पर आक्रमण करने का मुख्य कारण था वहां पे लूटपाट करना। तो 17 बार आक्रमण किया। तो उसमें दोस्तों हम बात करते हैं 1026 ईस्वी में। जी हाँ, 1026 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर की लूट की थी। जी हाँ, गुजरात के सोमनाथ मंदिर की लूट की थी वह दोस्तों मोहम्मद गजनवी के द्वारा की गई। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है कि मोहम्मद गजनवी ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया। यहाँ उसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ शहर व उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को लूटा था। और मोहम्मद गजनवी जो अफगानिस्तान में गजनवी वंश के एक महत्वपूर्ण शासक था। तो मोहम्मद गजनवी ने 1026 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर की लूट की थी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनवी के 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में हराया था? तो महमूद गजनवी को किसने सबसे पहले हराया था? ऑप्शन है चंद्रपाल, आनंदपाल, सुखपाल और जयपाल। तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है जयपाल। जी हाँ, आपका आंसर होता है जयपाल। अब जयपाल है जो कि गंधार में पेशावर के पास नायक भारतीय शासक थे जो कि 1000 ईस्वी में। जी हाँ, जो जयपाल है वह गंधार में पेशावर के शासक थे। जी हाँ, पेशावर के यह शासक हुआ करते थे। और यह दोस्तों 1001 ईस्वी के मध्य, जी हाँ 1001 ईस्वी में गजनवी को हराया था। जी हाँ, गजनवी को इन्होंने ही हराया था। और मोहम्मद गजनवी मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है, यह आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों जयपाल जो पेशावर का शासक था उसने 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी को हराया था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किसने अदालत में सिजदा व पेबोस की प्रथा शुरू की थी? तो सिजदा व पेबोस की प्रथा है वह किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है कि जो अदालत में सिजदा व पेबोस की शुरुआत है वह गयासुद्दीन बलबन के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों सिजदा की बात करते हैं तो सिजदा होता है कि सुल्तान के सामने दंडवत प्रणाम करना। जी हाँ, दंडवत प्रणाम करना जो है सिजदा को कहा जाता है। और पेबोस की बात करते हैं तो पेबोस किसे कहा जाता है? तो सम्राट के पैरों को चूमना पेबोस कहा जाता है। जी हाँ, सम्राट के पैरों को चूमना उसे पेबोस कहा जाता है। तो सिजदा व पेबोस प्रथा शुरू की गई वह गयासुद्दीन बलबन के द्वारा की गई। और गयासुद्दीन बलबन है जो कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के मध्य 1249 से 1287 के मध्य यहाँ पे शासन करते हैं। जी हाँ, 1249 से 1287 के मध्य शासन करते हैं और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक थे और इसी ने राजा के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु सिजदा व पेबोस की प्रथा का आरंभ किया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? तो गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? ऑप्शन है अहमद शाह प्रथम, महमूद बेगड़ा, मुजफ्फर शाह प्रथम, मुजफ्फर शाह द्वितीय। तो दोस्तों जो गुजरात में जजिया कर आरंभ किया था वह अहमद शाह प्रथम के द्वारा किया गया था और अहिलवाड़ा की जगह अहमदाबाद को गुजरात की राजधानी बनाई और गुजरात के हिंदुओं पर पहली बार जजिया कर लगाया वह अहमद शाह प्रथम के द्वारा लगाया गया। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता है? तो मध्यकालीन जो शासक बताना है जिसे जगत गुरु कहा जाता है, ऑप्शन है इब्राहिम कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह, अकबर और मलिक अंबर। तो यहाँ से दोस्तों आपका आंसर होता है इब्राहिम आदिल शाह। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होता है। इब्राहिम आदिल शाह को ही जगत गुरु कहा जाता है। तो जो इनको कहने का कारण क्या है कि आदिल शाही शासन के 5वें राजा इब्राहिम आदिल शाह को संगीत से बहुत लगाव था और एवं वाद्य यंत्र भी बजाया करते थे। उसे जगत गुरु बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। तो इब्राहिम आदिल शाही आपका सही आंसर होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं पर विस्तृत विवरण देता है? तो कश्मीर के राजाओं पर विस्तृत विवरण देने वाला ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है कथा, सरित सागर, विनय पाठक, दीपवंश, राजतरंगिणी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। राजतरंगिणी के अंदर ही कश्मीर के राजाओं का विस्तृत वर्णन है। तो इसके लेखक की बात करते हैं तो इसके लेखक कलहण है। जी हाँ, जो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक है जो कि दोस्तों कलहण है। तो यहाँ से जो आपका राजतरंगिणी आंसर होने वाला है जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। राजतरंगिणी कलहण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है जिसका अर्थ राजाओं की नदी होता है और इसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णित है जो महाभारत काल से प्रारंभ होता है और इसकी रचना 1147 से 1149 ईस्वी में बताई गई है। जी हाँ, कलहण के द्वारा रचित राजतरंगिणी के अंदर कश्मीर के राजाओं का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वंशों को उसके शासनकाल के अनुक्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की हम बात कर चुके हैं। तो दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहले शासन करते हैं वह गुलाम वंश है। जी हाँ, सबसे पहले शासन करते हैं गुलाम वंश है जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करते हैं। उसके पश्चात 1290 में खिलजी राजवंश आते हैं। जी हाँ, खिलजी राजवंश आते हैं। फिर उसके पश्चात आते हैं तुगलक वंश। जी हाँ, उसके पश्चात तुगलक वंश आते हैं। फिर उसके बाद में जो आते हैं वह लोधी वंश है, सैयद वंश है। जी हाँ, उसके बाद सैयद वंश आते हैं और फिर अंत में सबसे अंत में लोधी वंश आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका एक क्रम इस प्रकार से होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, रजिया सुल्तान और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लाख बख्श की उपाधि है वह कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक धारण करता है और इस लाख बख्श की जो मतलब होता है किससे है या इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या होता है? तो वह होता है कि लाखों में दान करने वाला। जी हाँ, लाखों में दान करने वाले को लाख बख्श की उपाधि दी जाती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब कभी भी किसी राज्य को जीतता था तो वह दोस्तों आकर अपनी प्रजा में लाखों का दान करता था, इसीलिए दोस्तों उसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। चलिए यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है पहली मुस्लिम महिला जिसने भारत पर शासन किया। तो पहली मुस्लिम महिला जिसने भारत पर शासन किया वह कौन थी? ऑप्शन है रजिया सुल्तान, मुमताज, नूरजहां, कुमार देवी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। रजिया सुल्तान है जो कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के मध्य 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक, जी हाँ, मात्र 4 वर्षों के लिए शासन करती है। तो दोस्तों 1236 से 1240 में रजिया सुल्तान भारत पर शासन करने वाली पहली मुस्लिम शासिका बनती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस तोमर शासक ने दिल्ली शहर की नींव रखी थी? तो ये जो दिल्ली शासक कौन है जिसने दिल्ली शहर की स्थापना की? आनंदपाल है, वज्रता है, रुद्रन है, देवराज। तो यहाँ से आपका ऑप्शन होने वाला है आनंदपाल, एक ऑप्शन राइट होता है। तो दोस्तों ये तोमर राजवंश के शासक है आनंदपाल के द्वारा यहाँ पे दिल्ली शहर की स्थापना की जाती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। और दिल्ली शहर की स्थापना 736 ईस्वी के अंदर की गई थी। जी हाँ, अनंगपाल तोमर ने 736 ईस्वी में यहाँ पे दिल्ली की स्थापना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र पर के शासन के लिए किसे नियुक्त किया था? तो मोहम्मद गौरी ने दोस्तों यहाँ पे जो अपने जीते हुए क्षेत्र पर शासन करने के लिए किसे नियुक्त किया? ऑप्शन है नसीरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और मलिक काफूर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए भारतीय क्षेत्र पर कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर खुद यहाँ पे गजनी चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इल्तुतमिश ने कहाँ शिक्षा का केंद्र स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश ने जो कि दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के मध्य शासन करते हैं, तो इन्होंने कहाँ शिक्षा का केंद्र स्थापित किया? ऑप्शन है मुल्तान, कोलकाता, अलवर और दिल्ली। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है कि इल्तुतमिश ने दिल्ली में शिक्षा का केंद्र यहाँ पे स्थापित किया और यहाँ पे इनके द्वारा दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत हुई और इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो दोस्तों इल्तुतमिश है जिन्हें दिल्ली सल्तनत के, जी हाँ, दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक भी इन्हें कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वह इल्तुतमिश को ही इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और इल्तुतमिश ने दिल्ली के अंदर शिक्षा केंद्र स्थापित किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलवन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले जो गयासुद्दीन बलवन है वह किस सुल्तान का प्रधानमंत्री हुआ करता था? ऑप्शन है नसीरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह या आराम शाह। तो दोस्तों दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले जो गयासुद्दीन बलवन है वह नासिरुद्दीन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और दोस्तों गयासुद्दीन बलवन ही है जो कि प्रधानमंत्री के तौर पर 20 वर्ष तक शासन करते हैं। और यहाँ पे फिर दोस्तों यहाँ पे जो गुलाम वंश के अगले जो शासक के रूप में भी इन्होंने 20 वर्ष तक यहाँ पे शासन किया है। तो गयासुद्दीन बलवन है जो कि नासिरुद्दीन के पहले प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं। वह है कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है और एक नए राजवंश की स्थापना की जाती है जिसे गुलाम वंश कहा जाता है, इलबारी वंश कहा जाता है या मामलुक वंश भी इसे ही कहा जाता है। और इसकी स्थापना है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी के अंदर की थी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का उदारक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन बलवन। तो दिल्ली सल्तनत का उदारक से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का उदारक है गयासुद्दीन बलवन को कहा जाता है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। तो दिल्ली सल्तनत को सबसे सुदृढ़ करने का श्रेय गयासुद्दीन बलवन को दिया जाता है। इन्होंने सबसे पहले इल्तुतमिश द्वारा स्थापित जो 40 सदस्यों का जो इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित की गई थी जिसे दोस्तों दल चालीसा कहा जाता है। जी हाँ, जिसे दल चालीसा या तुर्क महलगामी कहा जाता था, उसके यहाँ पे इनके द्वारा हटाया जाता है और इनको तुर्क चहलगामी को समाप्त किया। और बलवन ने लोहा और रक्त की नीति अपनाई और बलवन ने फारसी रीति रिवाज आधारित नवरोज त्योहार की भी स्थापना की थी। तो दोस्तों नवरोज त्योहार जो बनाया जाता है वह गयासुद्दीन बलवन के द्वारा बनाया जाता है। और ये दोस्तों कौन सा त्योहार है? तो नवरोज है दोस्तों फारसी नववर्ष के त्योहार है। जी हाँ, फारसी नववर्ष का त्योहार है जिसे नवरोज है, यह गयासुद्दीन बलवन ने ही आरंभ किया था। और दिल्ली सल्तनत में राजत्व का सिद्धांत भी सबसे पहले गयासुद्दीन बलवन के द्वारा दिया गया। इसी कारणों से दोस्तों दिल्ली सल्तनत का उदारक है जो कि गयासुद्दीन बलवन को कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है
दिल्ली का पहला सुल्तान जो मुद्रा को नियमित प्रचलन में लाया और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाले कौन थे? तो ऑप्शन है इल्तुतमिश, आराम सा है, कुतुबुद्दीन ऐबक और गयासुद्दीन बलबन। तो यहाँ से आपका आंसर होने वाला है इल्तुतमिश। जी हाँ, दिल्ली को राजधानी बनाया जो किसने बनाया? तो दिल्ली को राजधानी बनाने वाली शासक है वह इल्तुतमिश ही है। और दोस्तों साथ ही इन्होंने मुद्रा को नियमित प्रचलन में लाने का कार्य भी इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्न में से किस सुल्तान की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते हुए हुई थी? तो ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक है, गयासुद्दीन बलबन है, इल्तुतमिश और हुमायूं। तो दोस्तों जो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है उनकी मृत्यु ही 1210 ईस्वी के अंदर, जी हाँ 1210 ईस्वी में यहाँ पे पोलो या चौगान खेलते हुए इनकी मृत्यु होती है। तो दोस्तों इन्होंने मात्र 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। तो दोस्तों 1206 से 1210 मात्र 4 वर्षों के लिए इन्होंने शासन किया। फिर इनके पश्चात दोस्तों 1211 से, जी हाँ 1211 से जो यहाँ पे नए शासक होते हैं वह इल्तुतमिश होते हैं। जी हाँ इल्तुतमिश होते हैं। और दोस्तों इल्तुतमिश से एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? जी हाँ गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को दोस्तों गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। तो यहाँ से दोस्तों आपका जो पोलो खेलते हुए किस शासक की मृत्यु होती है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की यहाँ पे मृत्यु होती है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करें। निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने की बात करते हैं तो 1026 ईस्वी में जो मोहम्मद गजनवी है, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। जी हाँ मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और इसने मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल टोटल 17 बार आक्रमण किया। तो दोस्तों यहाँ पे मोहम्मद गजनवी यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश के निवासी थे? तो ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, इटली, मोरक्को, रूस। तो हम बात करते हैं मार्को पोलो है एक व्यापारी और खोजकर्ता के साथ साथ एक राजदूत भी थे और वह इटली का निवासी था। तो मार्को पोलो है ये इटली का निवासी था और ये दोस्तों एक राजदूत के साथ साथ एक व्यापारी थे और खोजकर्ता थे और उसे एशिया पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति भी माना जाता है। तो दोस्तों जो मार्को पोलो है इसे एशिया पहुंचने वाला, जी हाँ एशिया पहुंचने वाले पहले यूरोपीय व्यक्ति है। जी हाँ एशिया पहुंचने वाले पहले यूरोपीय व्यक्ति भी मार्को पोलो है और ये इटली के निवासी थे और वह रेशम मार्ग की यात्रा करने वाले प्रथम यूरोपियों में से एक है। और ये दोस्तों मार्को पोलो है जो कि इटली शहर के निवासी थे, इटली देश के निवासी थे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन राज्यपाल था? ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन मोहम्मद, गयासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी है जो कि यहाँ पे खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। इल्तुतमिश है जो गुलाम वंश के मध्य आते हैं और 1211 ईस्वी में शासन करते हैं। जबकि दोस्तों जो खिलजी वंश होता है वह 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन करता है। यह फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। नसरुद्दीन मोहम्मद और गयासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक है। जी हाँ खिलजी के शासनकाल में जो गयासुद्दीन तुगलक है वह उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का राज्यपाल था और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था जिसका शासनकाल 1296 से 1316 तक होता है। और गयासुद्दीन तुगलक ही दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के राज्यपाल हुआ करते थे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला? तो दोस्तों यहाँ पे बताना है कि भारत के सुदूर दक्षिण तक अपने क्षेत्र को पहुंचाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का दूसरा शासक था और उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर, जी हाँ अफगानिस्तान से लेकर यह दोस्तों सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। तो दोस्तों संपूर्ण भारत में जो क्षेत्र फैला हुआ था वह अलाउद्दीन खिलजी का था। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए
अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं, मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में था? तो जो मीर हसन देहलवी है वह किसके दरबार में रहा करता था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। तो यहाँ पे जो मीर हसन देहलवी है वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करते थे, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। और मीर हसन देहलवी का जो वास्तविक नाम है उसे मीर गुलाम हसन कहा जाता है। तो इनका वास्तविक नाम के बारे में बात करें, जी हाँ, इनका वास्तविक नाम क्या है? तो इनको मीर गुलाम हसन कहा जाता है। जी हाँ, मीर गुलाम हसन इनका वास्तविक नाम है। तो दोस्तों एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि मीर गुलाम हसन किसके दरबार में रहा करते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला सैन्य अभियान है किस क्षेत्र के विरुद्ध होता है? ऑप्शन है गुजरात, रणथंभौर, देवगिरी, चित्तौड़। तो अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे 1303 ईस्वी में, जी हाँ, 1303 ईस्वी में पहला अभियान राजस्थान के रणथंभौर में होता है। जी हाँ, रणथंभौर में ही इनका पहला अभियान होता है जो कि 1303 ईस्वी के अंदर होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस कर की शुरुआत की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किस कर की शुरुआत की जाती है? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है खराज, कंकूत, गरी और जकात। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गरी कर की शुरुआत की जाती है। और दोस्तों हम बात करते हैं गरी अर्थात जिसे हाउस टैक्स कहा जाता है। जी हाँ, जिसे हाउस टैक्स भी कहा जाता है, हाउस टैक्स जिसे कहा जाता है। इसकी शुरुआत गुलाम वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने की थी और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 2 नवीन कर लगाए गए थे जिसे चरई कर और घरई कर कहा जाता है। जी हाँ, चरई कर वह घरई कर होता है। जी हाँ, चरई कर वह घरई कर होता है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चालू किया जाता है। चराई कर दोस्तों यहाँ पे जो चरी कर होता है यहाँ पे दुधारू पशुओं पर लगाया गया था और घरों के निर्माण के लिए घरई कर लगाया गया। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यादव शासकों की राजधानी थी। तो ऑप्शन है द्वार समुद्र, वारंगल, कल्याणी और देवगिरी। तो यादव शासकों की राजधानी है वह देवगिरी हुआ करती थी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। यादव वंश का शासन महाराष्ट्र में 850 से 1334 ईस्वी तक रहा। इसकी राजधानी दौलताबाद की देवगिरी में थी और यादव दक्षिण भारत का राजवंश था जिसने अपने चरमोत्कर्ष काल में तुंगभद्रा से लेकर नर्मदा तक के भूभाग पर शासन किया। तो दोस्तों महाराष्ट्र में देवगिरी में जो बात करते हैं तो 850 ईस्वी से लेकर 1334 ईस्वी तक यहाँ पे शासन करते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि दिल्ली का सेनापति जिसने सफलतापूर्वक मदुरै पर आक्रमण किया। तो दिल्ली का वह कौन सा सेनापति था जिसने सफलतापूर्वक मदुरै पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है खिज्र खां, मोहम्मद गोरी, मलिक काफूर, मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ से दोस्तों आपका आंसर होने वाला है मलिक काफूर। तो मलिक काफूर दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। जी हाँ, 1000 दिनारी कहा जाता है, वह मलिक काफूर को कहा जाता है। तो दोस्तों यह एक हिजड़ा था। जी हाँ, हिजड़ा था और यह है अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम भी था। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था और ये दोस्तों 1000 दिनारी इन्हें कहा जाता है। और यहाँ पे मदुरै पर सफलतापूर्वक जो आक्रमण करने वाले दिल्ली के पहले सेनापति भी मलिक काफूर थे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का शासक खिलजी था। तो दिल्ली का जो शासक खिलजी थे, खिलजी वंश ने शासन किया, वह कहाँ के थे? मंगोल के, अफगान के, तुर्की के या चंगेज थे? तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होता है कि दिल्ली पर शासन करने वाले जो खिलजी थे वह तुर्क के थे। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के शासक तुर्की से संबंधित थे और जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, जी हाँ, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ही यहाँ पे 1290 ईस्वी में खिलजी राजवंश की स्थापना की जाती है। तो खिलजी वंश के संस्थापक की बात की जाती है, फाउंडर की बात की जाती है, तो जलालुद्दीन खिलजी आपका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है? तो द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, खुसरो खान या अलाउद्दीन खिलजी। तो द्वितीय सिकंदर के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को जो सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी जिसे द्वितीय सिकंदर कहा जाता है और वह विश्व विजेता बनना चाहता था। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही जो है यहाँ पे सिकंदर सानी की उपाधि धारण की जाती है। जी हाँ,
जो उपाधि धारण की गई उसका नाम है सिकंदर ए सानी, और इसका अर्थ ये है दोस्तों द्वितीय सिकंदर, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है द्वितीय सिकंदर, इसीलिए द्वितीय सिकंदर के नाम से अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, बाजार अधिनियम नीति, बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन। तो बाजार अधिनियम नीति है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही लागू की जाती है। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नीति लागू की जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो कि 3 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? तो एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की देखभाल के लिए एक यहाँ पे विभाग की स्थापना की गई थी, उसे कहा जाता है दीवान ए अमीर कोही। दीवान ए अमीर कोही के नाम से यहाँ पे कृषि की देखभाल के लिए एक नए विभाग की स्थापना की जाती है। तो वह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापना की जाती है। और यह दोस्तों जो दोआब क्षेत्र में खेती की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से इस विभाग की यहाँ पे स्थापना की गई, और इस विभाग के जो नेतृत्व अधिकारी हैं अमीर ए कोही ने किया था। तो अमीर ए कोही के नाम से दोस्तों यहाँ पे इस विभाग पे एक जो अधिकारी लगाया जाता है, और उन्होंने किसानों की सहायता और ऋण भी प्रदान किया और कर के रूप में वसूल भी किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर कोही नाम से कृषि की देखभाल के लिए इस विभाग की स्थापना की थी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कहाँ का राज्यपाल था? तो दोस्तों जो गयासुद्दीन तुगलक है जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी, वह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कहाँ का राज्यपाल हुआ करता था? ये दोस्तों पंजाब क्षेत्र का, जी हाँ, पंजाब क्षेत्र का राज्यपाल हुआ करता था। जो गयासुद्दीन तुगलक है जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान पंजाब का राज्यपाल था। और गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक भारत में 1320 ईस्वी में यहाँ पे तुगलक वंश के संस्थापक बने, और उसने तुगलकाबाद शहर की भी स्थापना की थी। और गयासुद्दीन तुगलक का निजामुद्दीन औलिया से विवाद था। तो यह दोस्तों समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी एक्के के समय यहाँ पे पंजाब राज्य के सूबेदार हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर किस वंश का शासन था? जो त्रिपुरा की पूर्व रियासत है उस पर किस वंश का शासन था? ऑप्शन है नागवंशी, हेहैया, अहोम या मणिके। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर होने वाला है मणिके। जो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर मणिके राजवंश का शासन था, और इसके शासक वीरचंद्र मणिके, जी हाँ, जो इस वंश के संस्थापक की बात करते हैं वह है वीरचंद्र मणिके हैं, जो कि इस वंश के संस्थापक हैं। ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने अगरतला का नगरीकरण भी इन्होंने ही किया था। तो वीरचंद्र मणिके के द्वारा ही दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, इसका नवीनीकरण भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये दोस्तों जो विदेशी यहाँ पे आते हैं वह इब्न बतूता, ये किसके शासनकाल में भारत आते हैं? ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या गयासुद्दीन बलबन। तो जो इब्न बतूता है वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आते हैं। जी हाँ, इब्न बतूता है जो कि अफ्रीका के मोरक्को के, जी हाँ, अफ्रीका के मोरक्को के हैं जो कि इब्न बतूता है। और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में, जी हाँ, 1333 ईस्वी में भारत आए थे। और दिल्ली सुल्तान ने इनका स्वागत किया एवं दिल्ली का प्रधान काजी नियुक्त किया। और 1342 ईस्वी में सुल्तान के राजदूत के रूप में चीन भी गए, और उसके द्वारा लिखी पुस्तक रहेला में मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो रहेला पुस्तक है, इब्न बतूता ने लिखी है। और इसमें दोस्तों इन्होंने भारत में जो तुगलक वंश के शासन है उनके शासनकाल में जो किस प्रकार से शासन किया करते थे उनके बारे में यहाँ पे विस्तृत जानकारी मिलती है। तो इब्न बतूता की पुस्तक रहेला है, और इब्न बतूता मोरक्को के निवासी हैं, और 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक किस में कुशल थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक किस में कुशल थे? कला में, संगीत में, हस्तलिपि में या दर्शन शास्त्र में? तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर होने वाला है डी, कि मोहम्मद बिन तुगलक है वह दर्शन शास्त्र में कुशल थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है,
दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया था? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया है? ऑप्शन है फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन बलबन। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करें, निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो विरोधों का मिश्रण दोस्तों किस सुल्तान को बताया है? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है क्योंकि उनकी नीतियां सिद्धांत पर आधारित होती थी, ना कि व्यवहारिक। वह ज्ञानी तो था परंतु वर्तमान की स्थिति को ना देखकर वह भविष्य की नीतियां ज्यादा और जल्द बनाता था, इसीलिए उन्होंने विरोधों का मिश्रण बताया है, मोहम्मद बिन तुगलक को बताया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, किसने सन 1329 से 1330 ईस्वी के बीच तांबे के सिक्कों के रूप में मुद्रा चलाई थी? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक है जो 1329 से 1330 ईस्वी के बीच चांदी और सोने के सिक्के को हटाकर तांबे की मुद्रा का प्रचलन में लाया था, परंतु लोगों ने अपने घरों में ही टकसाल बनाकर मुद्रा का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिससे यह नीति असफल रही। इसकी प्रेरणा सुल्तान ने चीन के शासक कुबलई खां से ली थी। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही, जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही तांबे के सिक्कों का निर्माण किया गया। तो दोस्तों वहां के जो शासन में जो घरों के जो अंदर ही यहाँ पे टकसाल की स्थापना कर ली गई और वहां पे सिक्के बनाने लगे, इसलिए दोस्तों यह नीति काफी असफल हो जाती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल शासक था, तो किस कारण से वह एक असफल शासक था? ऑप्शन है वह पागल था, वह व्यवहारिक व्यक्ति नहीं था, उसने राजधानी को स्थानांतरित किया था, उसने चीन के साथ युद्ध छेड़ा था। तो दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक है एक असफल शासक होने का सबसे बड़ा कारण है कि वह एक व्यवहारिक व्यक्ति नहीं था। जी हाँ, वह एक व्यवहारिक व्यक्ति नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक है जो कि इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण भी कहा है क्योंकि उनकी ज्यादातर नीतियां असफल रही। वह अपनी नीतियों सिद्धांत पर आधारित बनाता था परंतु उनमें व्यवहारिकता की काफी कमी थी, इसी कारण दोस्तों वह काफी असफल शासक थे और उन्हें विरोधों का भी दोस्तों कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान का दौलताबाद जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी वह स्थित था। तो जो दौलताबाद है वह कहाँ स्थित था? ऑप्शन है मैसूर, औरंगाबाद, निजामाबाद, भोपाल। तो दोस्तों हम बात करते हैं जो दौलताबाद है वह औरंगाबाद में स्थित है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने है जो कि अपनी पहली नीति के तहत राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद औरंगाबाद में परिवर्तित किया था, परंतु यह प्रयोग बुरी तरह से असफल रहा और पुनः अपनी राजधानी दिल्ली वापस लाना पड़ा और इनकी बहुत सारी नीतियां रही जो कि असफल रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो दौलताबाद है वह औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं, वह है कि दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो दोस्तों जो ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया है? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या गयासुद्दीन बलबन। तो ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाया है वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। और जजिया होता है, जजिया कर क्या होता है? तो जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाया गया एक धार्मिक कर था जिसे सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। तो जजिया कर होता है तो दोस्तों ये गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता है। जी हाँ, गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता है, गैर मुस्लिमों पर यह लगता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। और साथ ही हम बात करते हैं कि ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था और फिर मुगल काल में अकबर ने जजिया कर को हटा दिया था, परंतु औरंगजेब ने पुनः लागू कर दिया गया। तो जजिया कर को दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो दिल्ली सल्तनत के पहले शासक आते हैं, दिल्ली सल्तनत के पहले शासक आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया जाता है और फिर दोस्तों यह जो बंद भी कर दिया जाता है बीच में, फिर मुगल काल में दोस्तों इसको फिर से आरंभ किया जाता है और फिर से दोस्तों बंद कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जजिया कर है काफी बार आरंभ होता है, काफी बार बंद होता है। लेकिन दोस्तों जो गैर मुस्लिमों पर जो जजिया कर लिया है ब्राह्मणों पर सबसे पहले वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आरंभ किया गया। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी सल्तनत पर
सरकी वंश का शासन था? तो किस सल्तनत पर सरकी वंश का शासक था? तो ऑप्शन है भरतपुर, जौनपुर, दिल्ली और आगरा। तो यहाँ पे जो बात करते हैं हम जौनपुर, तो जौनपुर सल्तनत पर सरकी वंश का शासक था। तो जौनपुर सल्तनत है जिस पर सरकी वंश का शासक था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। और इसकी स्थापना है ख्वाजा जहां मलिक सरवर ने 1394 ईस्वी में की थी। तो सरकी वंश की स्थापना 1394 ईस्वी में जो की गई वह ख्वाजा जहां मलिक सरवर के द्वारा, जी हाँ, मलिक सरवर के द्वारा की गई है, जिसका पूरा नाम ख्वाजा जहां मलिक सरवर इनका पूरा नाम है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। सरकी वंश जौनपुर पर शासक करता था। 1394 में इसकी स्थापना मलिक सरवर के द्वारा की गई। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद राजवंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा की जाती है। जी हाँ, खिज्र खां के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इन्हें क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले इनमें कौन आता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे तुगलक, लोदी, सैयद, इल्बरी, तुर्क। तो सबसे पहले इल्बरी तुर्क आते हैं। जी हाँ, सबसे पहले इल्बरी तुर्क आते हैं। फिर उसके बाद में कौन आता है? इल्बरी तुर्क के बाद में दोस्तों यहाँ पे खिलजी। जी हाँ, हम बात करते हैं तुर्क आते हैं। फिर दोस्तों उनमें सबसे पहले गुलाम आते हैं। गुलाम के बाद में दोस्तों यहाँ पे खिलजी आते हैं। खिलजी के बाद में दोस्तों यहाँ पे सैयद आते हैं। सैयद के बाद में दोस्तों यहाँ पे जो आते हैं वह लोदी है। और लोदी के बाद में दोस्तों यहाँ पे जो नया जो काल शुरुआत होता है उसे मुगल काल कहा जाता है। जी हाँ, मुगल काल आते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तुर्क आ चुके हैं, फिर गुलाम वंश की स्थापना होती है, फिर खिलजी वंश की स्थापना होती है, फिर सैयद वंश की स्थापना होती है, फिर लोदी वंश की स्थापना होती है, फिर यहाँ पे दोस्तों दिल्ली सल्तनत एंड होती है, फिर आगे मुगल काल की स्थापना होती है जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, आलमगीर, इस प्रकार से दोस्तों काफी जो शासन रहता है, जो दोस्तों 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक शासन करते हैं, जो कि मुगल काल काफी चरम सीमा में रहते हैं। फिर उसके बाद 1707 से जो मुगलों का पतन शुरू होता है और 1856 तक दोस्तों, जी हाँ, 1856 तक इनका पतन होना लग जाता है। तो बात करते हैं तो इनका क्रम हो चुका है तुर्क, गुलाम, खिजली, सैयद, लोदी, इस प्रकार से इनका क्रम है। तो आप क्रम में लगा लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? तो दोस्तों हम बात करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध की। तो प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी के अंदर होता है। जी हाँ, 1526 ईस्वी में होता है, जो कि दोस्तों बाबर व लोदी के, इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। जी हाँ, इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, जिसमें दोस्तों इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर यहाँ पर जीतता है। और सबसे पहले यहाँ पे मुगल काल की यहाँ पे स्थापना की है वह जो बाबर के द्वारा की जाती है। तो 1526 ईस्वी में बाबर व लोदी के मध्य युद्ध होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है। अब बात करते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध कब होता है? तो पानीपत का यदि दूसरा युद्ध के बारे में यदि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1556 ईस्वी में, जी हाँ, 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। वह अकबर, जी हाँ, अकबर है, जो कि दोस्तों जो बचपन काल था अकबर का, तो इसमें दोस्तों बैरम खां और हेमू के मध्य होता है। जी हाँ, बैरम खां और हेमू के मध्य होता है। इसमें हेमू की हार होती है और अकबर के जो सेनापति के तौर पर बैरम खां लड़ते हैं उनकी जीत होती है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। दोस्तों एग्जामिनर यहाँ से पानीपत का तृतीय युद्ध से भी यदि क्वेश्चन पुटअप करता है तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में होता है। और यह दोस्तों अहमद शाह अब्दाली, जी हाँ, अहमद शाह अब्दाली व मराठाओं के मध्य होता है। जी हाँ, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होता है। और मराठा में भी सदाशिव राय के मध्य होता है। जी हाँ, सदाशिव राय उस समय मराठा साम्राज्य के शासक थे। जो सदाशिव राय और अहमद शाह अब्दाली के मध्य द्वितीय युद्ध होता है, तृतीय युद्ध होता है। पहला युद्ध 1526 ईस्वी में होता है, दूसरा युद्ध 1556 में, तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी में होता है। ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो दिए गए क्वेश्चन का पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खान, सिकंदर लोदी। तो लोदी वंश की स्थापना की जाती है वह बहलोल लोदी के द्वारा की जाती है। जी हाँ, वह लोदी वंश के संस्थापक है बहलोल लोदी है, जो कि दोस्तों इसके अंतिम शासक की बात करते हैं तो अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा हराए जाते हैं
और इब्राहिम लोदी है, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान भी इब्राहिम लोदी को कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। तो आगरा शहर के संस्थापक से यदि क्वेश्चन पूछा गया है तो आगरा शहर के संस्थापक सिकंदर लोदी थे। जी हाँ, सिकंदर लोदी थे, जो कि लोदी राजवंश के शासक थे। तो आगरा शहर की स्थापना है जो कि सिकंदर लोदी के द्वारा ही की गई थी। तो 1504 ईस्वी में की गई है। जी हाँ, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में जो कि आगरा शहर की स्थापना की और 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर आगरा भी कर ली थी। तो दोस्तों आगरा शहर को राजधानी भी बनाता है वह सिकंदर लोदी है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना है वह अहमद शाह प्रथम, अलाउद्दीन हसन, मोहम्मद सावन या फिरोज शाह बहमनी के द्वारा किसके द्वारा की जाती है? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना है जो कि अलाउद्दीन हसन के द्वारा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 अलाउद्दीन हसन के द्वारा 1347 ईस्वी में की जाती है। जी हाँ, 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन के द्वारा की जाती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्न में से किसने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? जो तुंगभद्रा दोआब है दक्षिण भारत में है, तो इसके लिए किसने लड़ाई नहीं लड़ी? पहला ऑप्शन है पल्लव और चालुक्य, दूसरा है चोल और कल्याण के पूर्व चालुक्य के मध्य, गोलकुंडा और अहमदनगर साम्राज्य के मध्य, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है, गोलकुंडा और अहमदनगर साम्राज्य ने जो तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक किसे माना गया है? तो विजयनगर जो शासक है, तो दोस्तों बात करते हैं विजयनगर की स्थापना की। तो विजयनगर की स्थापना 1333 ईस्वी में, जी हाँ 1333 ईस्वी के अंदर हरिहर व बुक्का 2 भाइयों ने की थी। जी हाँ, हरिहर व बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा 1333 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है। और दोस्तों जो यह विजयनगर साम्राज्य सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है कृष्णदेवराय को माना जाता है। जी हाँ, कृष्णदेवराय हैं जो कि तुलु वंश के शासक थे। जी हाँ, तुलु वंश के तीसरे शासक थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। और कृष्णदेवराय ने विजयनगर में 1509 से लेकर, जी हाँ 1509 से लेकर 1529 तक यहाँ पर 20 वर्षों तक शासन किया। और कृष्णदेवराय को आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि भी दी गई थी। और बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में कृष्णराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। तो दोस्तों कृष्णदेवराय को बाबर की जो आत्मकथा तुजुके बाबरी है उसमें भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। जी हाँ, भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है वह कृष्णदेवराय को बताया है, जो कि बाबर की जो आत्मकथा तुजुके बाबरी है उसके अंदर इनका नाम प्रचलित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। उस नदी का नाम बताइए जिसके किनारे विजयनगर शहर बसाया गया। तो विजयनगर शहर 1333 ईस्वी में हरिहर और बुक्का जो नामक 2 भाइयों ने यहाँ पे बसाया था। इनके विजयनगर शहर किस नदी पर है? तो ऑप्शन नंबर 4 तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर शहर की स्थापना की गई है। और दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है गुलबर्गा, बीजापुर, हम्पी या आगरा। तो बहमनी राजाओं की राजधानी थी वह गुलबर्गा थी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। बहमनी सल्तनत है जो कि दक्कन का एक इस्लामी राज्य था और इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में सूबेदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी, और जिनका असली नाम जफर का था। और बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा एहसनाबाद थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कृष्णदेवराय के मित्रतापूर्ण संबंध किनसे थे? ऑप्शन है फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाल या डच। तो कृष्णदेवराय के जो मित्रतापूर्ण संबंध थे वह पुर्तगालों से थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करें कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी किस साम्राज्य से संबंधित थी? तो प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी है वह किस साम्राज्य से संबंधित थी? आपका ऑप्शन है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर या बेरार। तो हम बात करते हैं चांद बीबी की। तो चांद बीबी है जो
अहमदनगर की यहाँ पे शासिका हुआ करती थी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया? तो तालीकोटा का जो प्रसिद्ध युद्ध है वह कब लड़ा जाता है? 1565 में, 1575 में, 1585 में या 1570 में? तो तालीकोटा का युद्ध है जो कि 1565 ईस्वी के मध्य लड़ा जाता है। तो और यहाँ पे बात करते हैं, जो तालीकोटा का युद्ध है 1565 में दक्षिण की सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच होता है। तो विजयनगर साम्राज्य, जी हाँ, विजयनगर साम्राज्य और जो कि दिल्ली सल्तनत के मध्य यह युद्ध होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत के मध्य 1565 ईस्वी में लड़ा जाता है। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किले को छीना था? तो विजयनगर साम्राज्य का वह पहला शासक कौन था जो बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किले को छीन लेते हैं? ऑप्शन है देवरेली, हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय या बुक्का प्रथम। तो यहाँ पे आपका आंसर होता है हरिहर सेकंड है, जो विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक था जिसने बहमनियों से गोवा का किला छीन लिया। और हरिहर सेकंड है जो संगम वंश का तीसरा शासक था जिनका कार्यकाल 1377, जी हाँ, 1377 ईस्वी से लेकर 1404 ईस्वी तक वह शासन करते हैं। तो हरिहर द्वितीय है जिन्होंने बहमनियों से गोवा का महत्वपूर्ण किला छीना। तो ऐसे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो कौन सा जोड़ा गलत है आपको बताना है। हैंसांग है चीन से, इब्न बतूता मोरक्को से, मेगास्थनीज ग्रीस से, फाहियान मलेशिया से। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी गलत होता है। फाहियान मलेशिया से नहीं है, फाहियान एक चीनी यात्री है, जी हाँ, फाहियान एक चीनी यात्री है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन गलत होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश की जो संस्थापक की बात करते हैं वह कुजुलफिसेस को माना जाता है। जी हाँ, कुजुलफिसेस को, जो कि कुषाण साम्राज्य के संस्थापक के तौर पे माना जाता है। और साथ ही हम बात करते हैं जो कनिष्क है द्वितीय शताब्दी में कुषाण वंश का एक महान सम्राट था। वह अपने सैन्य बल, राजनीतिक व आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए काफी प्रसिद्ध होता है। तो दोस्तों कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे या सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुए? तो कनिष्क दोस्तों कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हुए। और कुषाण साम्राज्य की स्थापना है जो कुजुलफिसेस के द्वारा की गई। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन है कांचीपुरम, तिरुचिरापल्ली, तंजौर व चेन्नई। तो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम हुआ करती थी, जी हाँ, कांचीपुरम है जो कि पल्लव वंश की राजधानी होती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉरी दोस्तों, किस मंगोल शासक ने 1219 ईस्वी में ट्रांसऑक्सेनिया के उत्तर पूर्व ईरान में आक्रमण किया था? तो किस मंगोल शासक ने यहाँ पे आक्रमण किया? ऑप्शन है तैमूर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली या चंगेज खां। तो किस शासन के द्वारा यहाँ पे जो हमला किया जाता है? तो दोस्तों चंगेज खां के द्वारा 1219 ईस्वी में ट्रांसऑक्सेनिया क्षेत्र पर यहाँ पे आक्रमण करते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी देने वाला अल-बरूनी के द्वारा लिखा ग्रंथ कौन सा है? तो अल-बरूनी के द्वारा लिखा ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है किताब उल हिंद, किताब उल भारत, पुस्तक उल हिंद या सीयू की। तो अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है उसे किताब उल हिंद कहा जाता है। जी हाँ, किताब उल हिंद उसे कहा जाता है। और इसमें दोस्तों बात करते हैं जो अल-बरूनी द्वारा रचित कुल 14 पुस्तकों में किताब उल हिंद है जो कि सबसे लोकप्रिय पुस्तक है। और इसमें भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में काफी जानकारी देखने को मिलती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, बंगाल के किस शासक ने चीन के साथ संबंध स्थापित किए? तो बंगाल का वह शासक कौन है जिसने चीन के साथ संबंध स्थापित किए? ऑप्शन है गयासुद्दीन आजम शाह, सिकंदर शाह, नुसरत शाह या हुसैन शाह। तो चीन के साथ जो संबंध स्थापित किए हैं वह गयासुद्दीन आजम शाह के द्वारा किए गए हैं। जी हाँ, गयासुद्दीन आजम शाह के द्वारा ही चीन के साथ संबंध स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान के बारे में बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के जो अंतिम शासक इब्राहिम लोधी होते हैं। जी हाँ,
इब्राहिम लोदी होते हैं, उन्हें दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान के तौर पे जाना जाता है। लेकिन दोस्तों यदि बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान की, तो प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक है। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान है कुतुबुद्दीन ऐबक। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन है, तो इब्राहिम लोदी। तो यहाँ से दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने बात की कि जो दिल्ली सल्तनत से अभी हाल ही में एसएससी के द्वारा आयोजित करवाई गई तमाम उन एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में चर्चा की है, जो कि दिल्ली सल्तनत से काफी बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमने दिल्ली सल्तनत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे समाप्त कर लिया है। तो दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और दोस्तों यदि आपने हमारे सेशन नहीं देखे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग, तो गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के संपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मौर्य मौर्योत्तर काल के भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और दोस्तों जो दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर का अहम रोल होने वाला है, 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उन सभी के लिए भी दोस्तों हमारे द्वारा एक PYQ सीरीज लॉन्च की गई है। वह आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले और बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।